गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 को इम्प्लीमेंट किया गया। दिस एक्ट ओरिजिनली इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1872 में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तब इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट था, लेकिन बाद में इन एक्ट्स को, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया था। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। देखने में ये दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो एसेंशियल एलिमेंट्स का है कि जब हम एक एग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं तो वो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में है वो दी गई है। एनफोर्सेबिलिटी का यहाँ पर मीनिंग है लीगल रेमेडी अवेलेबल, कि यदि किसी एग्रीमेंट में दो पार्टीज़ द्वारा अपना अपना प्रॉमिस पूरा किया जाना था, यदि उन दोनों में से के कोई भी एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना करती है तो उस केस में हम उसके अगेंस्ट है वो कोर्ट में केस है वो फाइल कर सकते हैं। तो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें एसेंशियल एलिमेंट है वो होने चाहिए। तो अब हम एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है एट लीस्ट 2 मोर पार्टीज़, कि किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए कम से कम 2 पर्सन है वो होने चाहिए। कभी भी एक पर्सन अकेला कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं कर सकता है। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि जब भी कोई भी एग्रीमेंट होगा तो उसमें एक पर्सन है वो ऑफ़र करेगा और दूसरा पर्सन है उसकी एक्सेप्टेंस देगा। यदि हम किसी पर्सन को उसका सामान खरीदने के लिए ऑफ़र करते हैं और यदि सामने वाला अपनी एक्सेप्टेंस देता है तभी हम आगे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है वो कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि जब भी एग्रीमेंट होगा तो उन दोनों पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशनशिप है वो होना चाहिए। एक बायर और सेलर है, इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि लीगल रिलेशनशिप है वो है। उसके बाद में है नेक्स्ट जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वो है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, कि जब भी किसी भी जब किन्हीं दो पर्सन के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उन दोनों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। वो एक दूसरे को जो अपनी सहमति दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उन पर किसी प्रकार की कोई जोर ज़बरदस्ती है वो नहीं की गई है। वो अपने आप ही स्वतंत्र रूप से कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हैं। तो हम कब मानेंगे कि एक एग्रीमेंट में पार्टीज़ की फ्री कंसेंट नहीं है? तो इसके लिए 5 इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट हैं, यदि वो किसी एग्रीमेंट में मौजूद हैं तब हम मानेंगे कि पार्टीज़ की फ्री कंसेंट नहीं है। तो उसमें कौन कौन से हैं? कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है और मिस्टेक है। यदि ये 5 इम्पोर्टेंट बातें यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तब हम मानेंगे कि ये फ्री कंसेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मोहन शाम की कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ख़रीदना चाहता है
और वो सामने वाला पर्सन उसको बेचना नहीं चाहता, और यदि वो पर्सन उसके बंदूक रख कर उससे बोले कि भाई अपना आप ये मेरे आप अपना ये सामान मेरे को दे दो, तो उस केस में क्या है, ये माना जाएगा। और वो क्योंकि अब उसके लिए वो प्रोडक्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी जान प्यारी है उसको, तो वो क्या करेगा, उस केस में वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्री कंसेंट है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है कि सामने वाले पर्सन को धमकाया गया है, उसको डराया गया है, तब जाकर उसने अपना प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए वो राजी हुआ है। तो फ्री कंसेंट है वो पार्टीज़ की होनी चाहिए। उसके बाद में है नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि जब भी दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस केस में ऐसे काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो पॉसिबल हो। यदि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया जाता है तो दो पार्टीज़ के बीच में एक ऐसे काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो पॉसिबल हो, जिसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। उसके बाद में है कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करने के लिए उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा कि दो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट को करने की कैपेसिटी में है या नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले है कि उसकी एज 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और उसको किसी भी कानून द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। यदि ये 3 विशेषताएं इन दोनों पार्टीज़ में अवेलेबल हैं तब हम मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट को करने की कैपेसिटी में है। उसके बाद में है नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट होने वाला है तो उन दोनों में किसी ऐसे काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि कानून की नज़र में सही हो, ऐसे काम को करने के लिए उनके बीच में है वो एग्रीमेंट है वो होना चाहिए, और कंसीडरेशन है होना चाहिए। क्योंकि बिना कंसीडरेशन के यदि कोई दो पर्सन के बीच में कोई समझौता होता है तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट है उसको नहीं मान सकते। कंसीडरेशन है वो होना चाहिए। उसके बाद में है एग्रीमेंट नोट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, कि आपका जो भी एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बहुत सारे एग्रीमेंट दे रखे हैं जिनको वॉइड करार किया गया है, तो उनमें से ये आपका नहीं होना चाहिए। तो आज हमने ब्रीफ में जो एग्रीमेंट को कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एसेंशियल एलिमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।